नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, कृष्णा क्लासेस आप सभी का एक बार फिर से पुनः स्वागत करता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कृष्णा क्लासेस पर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है, अब इस पे चैनल की ओर से लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन ऑन हो चुका है। तो मैं कभी भी आप सभी के सामने लाइव आ सकता हूँ। आई होप आप इसी तरह प्यार करते रहे, चैनल को शेयर करते रहे, सब्सक्राइब करवाते रहे। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने ये ऑप्शन को देखा। तो शेयर ज़रूर करें दोस्तों और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका सपोर्ट सबसे पहले मेरे उत्साह को बढ़ाता है, उसके बाद मुझे ऊर्जा देता है कि आगे मुझे आपके लिए क्या करना है। तो इस सपोर्ट को और इस ऊर्जा के लिए आप निरंतर मेरे चैनल को शेयर करते रहे। बाकी दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज आनुवंशिकता हम पढ़ेंगे। वंशागति, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया गया था। भाई, क्या होता है, इसका संबंध सीधा सीधा माता पिता से होता है। माता पिता से इसका संबंध होता है दोस्तों। अब माता पिता से क्या जाता है, जीन जीन जाता है माता पिता से, और उसमें क्या जाते हैं, लक्षण। तो इस प्रकार के जो अध्ययन होते हैं, लक्षण होते हैं, जीन के बारे में हम डीएनए के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सब कुछ किस में आता है, वंशागति में आता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है। ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों, इसका आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिकता के जो जनक है वो ग्रेगर जॉन मेंडल है। दोस्तों, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। आनुवंशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी, इसलिए उन्हें आनुवंशिकता विज्ञान का जनक कहा जाता है। आप सभी को पता ही है। अगर जिसको नहीं पता उसे मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले किसने, मेंडल जी ने प्रयोग किए थे। और किस पर प्रयोग किए थे, मटर पर। और मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइसम सैटाइवम। क्या है, पाइसम सैटाइवम। सैटाइवम यहाँ लिख देता हूँ। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वह था। आप सभी को इसका आंसर मैं बता देता हूं। इसका आंसर है, अभी तक बता दिया था दोस्तों, ऊपर ही बता दिया था। चलिए, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। मेंडल ने सर्वप्रथम मटर के पौधे में मौजूद 7 प्रकार के गुणों का अध्ययन किया था। कितने प्रकार के गुणों का अध्ययन किया था, 7 प्रकार के गुणों का अध्ययन किया था, जिनके अध्ययन करने के बाद उन्होंने 3 नियम प्रतिपादित किए थे। कौन कौन से, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम। तो ये तीनों नियम आप सभी को याद करने हैं। और ये भी ध्यान रखना है, उन्होंने कितने गुणों पर अध्ययन किया था, उन्होंने 7 गुणों पर अध्ययन किया था। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, उपयुक्त सभी। दोस्तों, इसका आंसर है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन पर आधारित है क्या, मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत। स्लाइड का हम पढ़ते हैं। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। इसमें कुछ ऐसा खास नहीं लग रहा था मुझे, तो इसलिए मैंने यही सिर्फ भेजा। इसमें जीनोम चित्रण का इनसे संबंध है। जीनोम चित्रण का, जीनोम मैपिंग का किससे संबंध है। ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, जीन्स का चित्रण। स्लाइड में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जीनोम चित्रण, जीनोम मैपिंग का संबंध जीन्स के चित्रण से है, जीन्स की मैपिंग से है। किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। जो समस्त डीएनए का अनुक्रम होता है, जिस प्रकार से डीएनए जुड़े होते हैं,
तो वो क्या कहलाएगा, जीनोम कहलाएगा। जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक संगठन जीनोम चित्रण कहलाता है। तो दोस्तों ये हो गया जीनोम चित्रण। अगला आगे बढ़ते हैं। जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? ऑप्शन आप सभी के सामने है। राइबोसोम द्वारा, क्रोमोसोम द्वारा, प्लाज्मा द्वारा, लाइसोसोम द्वारा। दोस्तों इसका आंसर है क्रोमोसोम द्वारा। आनुवंशिकता का जो चैप्टर होता है उसका अपना ही वजूद है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे बाय डे ये हो रहा है, तो इसको अच्छे से पढ़ना दोस्तों। जीवों में आनुवंशिक लक्षण क्रोमोसोम द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं। ये न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं क्रोमोसोम? न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। तथा इसका नाम प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक वॉल्डेयर है। क्रोमोसोम का नाम किसने दिया? वॉल्डेयर ने। ध्यान रखना दोस्तों इस बात का, वॉल्डेयर वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्रोमोसोम की खोज की। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका की धागे के समान छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में स्पष्ट हो जाती है। क्रोमेटिन पदार्थ के इन छोटे टुकड़ों को गुणसूत्र कहते हैं। जो क्रोमेटिन होती है कोशिका विभाजन के समय, तो उनके जो छोटे छोटे ये टुकड़े होते हैं इनको क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। जिन पर जीन्स पाए जाते हैं, और गुणसूत्रों पर क्या पाए जाते हैं? जीन्स पाए जाते हैं। यद्यपि अधिकतर जीन्स डीएनए के भाग है। तो जीन्स क्या है? वो डीएनए के भाग होते हैं। डीएनए जो संरचना है उसका भाग है, परंतु कुछ विषाणु में आरएनए के भाग होते हैं। जैसे रियोवायरस, रियोवायरस में क्या होता है? जो जीन्स होते हैं वो आरएनए के भाग होते हैं। तो दोस्तों इसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। आप सभी को बता दूं कि सबसे पहला इसमें जो टॉपिक हमने देखा वो क्या देखा? वो देखा हमने क्रोमेटिन पदार्थ के इन छोटे छोटे टुकड़ों को गुणसूत्र कहते हैं। कौन से? जो कि कोशिका विभाजन के समय अलग हुए होते हैं। और दूसरा लिखा कि जीन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? डीएनए के भाग होते हैं। और गुणसूत्रों पर क्या है? जीन्स चिपके होते हैं। तो आप हमेशा अब ध्यान रखेंगे भाई, गुणसूत्र है, गुणसूत्र पर क्या चिपके रहते हैं? जीन्स। और जीन्स होते क्या है? जीन्स होते हैं डीएनए के भाग। तो इसको अच्छे से समझना दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। भाई जीन्स क्या है? क्रोमेटिन, जो कि कोशिका विभाजन के समय छोटे छोटे टुकड़े के रूप में स्पष्ट दिखाई देता है। क्रोमेटिन जो पदार्थ होता है उसमें छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनको गुणसूत्र बोलते हैं, और उन गुणसूत्र पर जीन्स चिपके पाए जाते हैं या चिपके होते हैं। और जीन्स होते क्या है? वो डीएनए के भाग होते हैं, और कुछ जीवों में वो आरएनए के भाग होते हैं, जिसका एग्जाम्पल था रियोवायरस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जीन है। तो इसका आंसर आप सभी को मिल चुका होगा अभी तक। जीन्स क्या है? डीएनए का एक भाग। अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा वीडियो को बैक लेके जाएं और फिर से वो सुने आराम आराम से। प्रत्येक गुणसूत्र में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिकम डीएनए का अत्यधिक लंबा व कुंडलित सूत्रनुमा अणु होता है, और इसकी अणु के छोटे छोटे खंड जीन होते हैं। सामान्यतः एक जीन में डीएनए अणु के 5000 से 10,000 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड एकलक अणु होते हैं। तो इसने सीधा सीधा बता दिया भाई, जो डीएनए होता है वो बहुत ही लंबा होता है और कुंडलित होता है। आप सभी को पता है डीएनए कुंडलित होता है। कैसा कुंडलित होता है? द्विकुंडलित होता है। ये डीएनए होता है दोस्तों। और इस अणु के छोटे छोटे टुकड़ों को जीन्स कहते हैं। ये मान लो इन टुकड़ों को क्या बोला हमने? जीन्स बोला। सामान्यतः तो एक जीन में डीएनए अणु के 5000 से 10,000 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड एकलक होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं? 5 से इससे इसके बीच की जो दूरी है 5000 से 10,000 मान लो क्या है? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है जी। तो वो चिपके होते हैं जीन्स में। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान से आप पढ़ के आंसर करिए। तो दोस्तों इसका आंसर है उत्परिवर्तन। जीन के आधार में जो परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है।
दोस्तों बैटरी डेड हो चुकी है, पर हम पढ़ते रहेंगे। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्विकास के लिए आनुवंशिक परिवर्तन स्थापित करने में उत्परिवर्तनों का काफ़ी महत्व होता है। आगे हम बढ़ेंगे। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं। आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? आनुवंशिकता की इकाई होती है दोस्तों जीन्स। क्या होते हैं? जीन्स। जीन क्या है? डीएनए का खंड, ठीक है, एक भाग। और ये किस में चिपके रहते हैं? ये गुणसूत्र पर चिपके रहते हैं। गुणसूत्र नाम किसने दिया? वाल्डेयर ने, 1988। तो दोस्तों इसके बारे में हम पढ़ते हैं। क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवंशिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण करती है, जीन कहलाती है। ठीक है जी। जीन जीवों के शरीर में आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है। ये जीन्स की और एक छोटी सी डेफिनेशन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या आयु के साथ बढ़ती है, स्थिर रहती है, आयु के साथ घटती है, वजन के साथ बढ़ती है। देखिए जी इसका आंसर। दोस्तों जो गुणसूत्र होते हैं आप सभी को पता होगा, वो कभी भी बढ़ते घटते नहीं हैं, वो हमेशा ही स्थिर रहते हैं। ये आप हमेशा ध्यान रखना। सामान्यतः तो किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित व स्थिर रहती है। गुणसूत्रों की संख्या आयु अथवा वजन के साथ परिवर्तित नहीं होती है। जितने गुणसूत्र होंगे उतने ही रहेंगे। ये भी कोई मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा है जो बिल्कुल बेसिक है। मोस्टली लोग ऐसे ही क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता? ऑप्शन आपके सामने, एडेनिन, टायरोसिन, गुआनिन, साइटोसिन। कौन सा नहीं होता? दोस्तों इसमें आपने कभी भी टायरोसिन नहीं सुना होगा। एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन एमिनो अम्ल बनाते हैं। टायरोसिन एक अतात्विक अमीनो अम्ल है जो कि स्तनियों के शरीर में ही निर्मित होता है। टायरोसिन क्या है? एक अतात्विक एमिनो अम्ल जो कि स्तनियों के शरीर में ही निर्मित होता है। टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल डीएनए में मौजूद एक यौगिक है जो कि अमीनो अम्ल नहीं बनाता है। कहाँ मौजूद है? डीएनए में, लेकिन अमीनो अम्ल नहीं बनाता। डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है जो कि जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं को जन्मत्र की भांति जनकों में संतानों में पहुंचाने का कार्य करते हैं। आई बात समझ में? बहुत ही आसान है और बहुत ही बिल्कुल विस्तृत आंसर लिखा है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। ऑप्शन आपके सामने है। इसका आंसर है डीऑक्सीराइबोज। डीएनए में कौन सी शर्करा होती है? डीऑक्सी। और आरएनए में सिर्फ राइबोज। यही फर्क आप नाम में देख सकते हैं। डीएनए डीऑक्सीराइबोज, आरएनए राइबोज। ठीक है जी। अब पढ़ते हैं डिटेल में। जीव कोशिकाओं में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। कौन कौन से? डीऑक्सीराइबोज अम्ल अर्थात डीएनए, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल अर्थात आरएनए। प्रत्येक न्यूक्लिक अम्ल के संयोजन में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड अणु भाग लेते हैं। डीएनए मुख्यतः केंद्रक में होता है और इनमें न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा, डीऑक्सीराइबोज तथा नाइट्रोजनीय समाक्षर एडेनिन, समाक्षर गलत लिखा है, नाइट्रोजनीय क्षार है वो। ठीक है जी। तो नाइट्रोजन लिखने में कभी कभी गलती हो जाती है, तो आप इसके लिए थोड़ा सा हमें माफ़ी कर सकते हैं। माफ़ करने वाला सबसे बड़ा होता है दोस्तों।
और गलती हम बता रहे हैं आपको, तो आप नाइट्रोजनीय क्षार लिखिएगा इसको। नाइट्रोजनीय क्षार एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन व साइटोसिन। डीएनए में कौन कौन से होते हैं? डीएनए में ए, टी, जी, सी। ए टी के बीच होता है दोस्तों डबल बॉन्ड। ए और टी के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड। जी और सी के बीच होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो ए, टी, जी, सी ये डीएनए के 4 क्षार होते हैं। इसके विपरीत आरएनए कोशिकाओं के साइटोसोल में होता है और इनमें न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा, राइबोस तथा नाइट्रोजनी क्षार एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल व साइटोसिन। इसमें क्या होता है? ए यू। इसमें जो होता है ए, टी, जी, सी, ये किस में है? डीएनए में। और इसमें क्या है? जो यूरेसिल है, यूरेसिल किसकी जगह होता है? थाइमिन की जगह यूरेसिल। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। डीएनए की द्विकुंडली संरचना डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसके द्वारा दी गई है? बहुत ही आसान सा आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने तभी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर भी बोला। डीएनए द्विकुंडली संरचना, उसका आंसर है वॉटसन तथा क्रिक। लेकिन अगर कभी आपको क्वेश्चन आया डीएनए की खोज वो किसने की, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे डीएनए की खोज की फ्रेडरिक मिस्चर। ठीक है दोस्तों, फ्रेडरिक मिस्चर कौन से रसायन शास्त्री थे? ठीक है, कहाँ के? स्विस के। तो उन्होंने की थी 1869 में। कब की थी? 1869 में। ये ध्यान रखना डीएनए की। और डीएनए की द्विकुंडली के बारे में किसने बताया? तो दोस्तों उसका आंसर है आपके वॉटसन एवं क्रिक। तो क्वेश्चन फिलहाल द्विकुंडली संरचना का है, तो आंसर हो जाएगा वॉटसन एवं क्रिक। लेकिन अगर कभी सिर्फ डीएनए की खोज आएगी तो हो चुकी है दोस्तों 1869 में, और फ्रेडरिक मिस्चर ने की, स्विस वैज्ञानिक, स्विस रसायन शास्त्री। देखिए दोस्तों, रसायन शास्त्री थे लेकिन खोज कर दी डीएनए की। अब आगे पढ़ते हैं इसमें डिटेल में। जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक, MHF विलिकन्स तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा डीएनए की द्विकुंडली संरचना प्रस्तुत किया। इसके अनुसार एक सीढ़ी की भांति डीएनए का अणु सीधा नहीं होता, बल्कि सर्पिलाकार, सीढ़ी सदृश अर्थात डबल हेलिकल संरचना के रूप में होता है। एक डीएनए कुंडली में एक पूरा घुमाव 3.4 नैनोमीटर लंबा। तो दोस्तों जो ये मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा गड़बड़ बन चुका है दोस्तों, क्योंकि हमारा ये ही गड़बड़ बन गया था। तो ये जो घुमाव है इसको यहीं छोड़ देते हैं। ये बोल रहा है जो कुंडली का पूरा ये घुमाव होता है यहाँ से यहाँ तक, ये होता है 3.4 नैनोमीटर। परस्पर 34.34 नैनोमीटर की दूरी पर होते हैं। अब देखो इस घुमाव में 10 क्षार युग्म होते हैं। कितने क्षार युग्म होते हैं? 10 क्षार युग्म होते हैं। इसके बीच में कितने होते हैं? 10 क्षार युग्म। ठीक है, तथा प्रत्येक क्षार युग्म के परस्पर कितनी दूरी रहती है? क्योंकि 3.4 नैनोमीटर है और 10 क्षार है, तो इनके बीच जो डिफरेंस होगा वो क्या रहेगा? 0.34 डिवाइड बाई 10 ही तो करेगा। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो दूरी रहती है। द्विकुंडलित डीएनए अणु का व्यास 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम होता है। इसका जो परिधीय है, व्यास है, वो कितना रहता है? 20 एंगस्ट्रॉम या फिर 2 नैनोमीटर। आगे बढ़ते हैं। राइबोजाइम्स होते हैं। राइबोजाइम्स क्या होते हैं जी? राइबोजाइम्स
जी, आरएनए। इसका आंसर है आरएनए। डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। राइबो न्यूक्लिक एसिड एंजाइम या राइबोजाइम्स आरएनए अणु है जो विशिष्ट जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। किसकी? विशिष्ट रासायनिक जैव प्रतिक्रिया की। आरएनए के इस उत्प्रेरक गुण की खोज के लिए थॉमस आर केच तथा सिडनी अल्टमैन को 1989 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया? अल्टमैन और थॉमस आर केच को। ठीक है जी, इन दोनों ने क्या किया? अल्टमैन ने और केच ने आरएनए को कैच कर दिया। ठीक है जी, इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं और नोबेल पुरस्कार भी मिला इनको। तो दोस्तों, आज के क्वेश्चन हो चुके हैं समाप्त। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छे से आपको समझ आए होगी। डिटेल क्लास में बिल्कुल फिर से बोल रहा हूँ, ये डिटेल्स में आंसर है, क्वेश्चंस की क्लास नहीं है। डिटेल अगर आपको क्लास पढ़नी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8477998409 पर। दोस्तों, बाकी अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, सेहत का ध्यान रखें, खुश रहे। धन्यवाद। जय हिंद।